हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा और कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा में क्या रिलेशन होता है। साथ ही साथ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट इक्वेशन के साथ हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, इस लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं। पर इससे पहले एक अपील, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें फ्री हैं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना, पर हाँ हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चरल डायग्राम, साथ ही साथ सिंबॉलिक डायग्राम। तो इसमें जो पहला वाला ये वाला जो पार्ट है, ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम है वर्किंग को समझने के लिए, और ये दूसरा वाला हमारा सिंबॉलिक डायग्राम। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के सिंबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल ये होता है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आरबी आरसी ये सब हमें पहले ऑलरेडी पता है कि अगर बेस के साथ कनेक्ट है तो हम इसको बेस रेजिस्टेंस बोल देंगे, कलेक्टर साथ कनेक्ट है तो कलेक्टर रजिस्टर हम इसको बोल देंगे। अब यहाँ पर बात आती है मोड्स की। हमने यहाँ पर बेस और अमीटर को फॉरवर्ड बायस कर रखा है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर कलेक्टर को रिवर्स बायस कर रखा है। ठीक है, वो इसलिए ताकि हम इसको एक्टिव मोड में यूज कर सकें, क्योंकि अगर आपको एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करना है तो हमें मालूम है 3 मोड होते हैं, सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड और एक्टिव मोड। तो एम्प्लीफिकेशन में एक्टिव मोड को यूज किया जाता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम कनेक्ट करके रखेंगे। ओके, तो चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 2 टर्मिनल हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला टर्मिनल है हमारे पास इनपुट साइड। क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई इनपुट देना होगा तो मैं इस साइड दूंगा, और अगर मुझे आउटपुट लेना है तो मैं कलेक्टर साइड से आउटपुट लूंगा। तो मेरा आउटपुट हो गया, ये मेरे लिए इनपुट हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसे कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं? कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अमीटर टर्मिनल, ये जो टर्मिनल हमें दिखाई रहा है अमीटर, इसको अगर हम गौर से देखें तो इनपुट साइड के लिए भी ये काम कर रहा है, आउटपुट साइड के लिए भी ये काम कर रहा है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि अमीटर टर्मिनल इसके लिए कॉमन है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, चलो अब इसमें क्योंकि हमारे पास 2 सेक्शन है, एक इनपुट सेक्शन दिखाई दे रहा है, एक आउटपुट सेक्शन दे रहा है, इसका मतलब इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक इसमें बनेंगी, पहली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी किस तरह से, पर इससे पहले अगर हम इसको देखें तो हमारे पास 2 पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं। एक VCE, इसका एक मेन पैरामीटर होता है, एक IC मेन पैरामीटर होता है, और एक IB इसके लिए मेन पैरामीटर होता है। ठीक है, तो हमें अगर इनपुट साइड का एनालिसिस करना है, यानी कि इनपुट साइड के वोल्टेज ड्रॉप के साथ इनपुट करंट का रिलेशन किस तरह से रहेगा, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसका मतलब VBE को इंक्रीज करने से IB के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, या IB पर क्या फर्क पड़ेगा, यही हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहां पर हम 2 एक्सेस बनाएंगे, एक IB बेस करंट के लिए, VBE बेस टू अमीटर वोल्टेज के लिए। हम इसको इंक्रीज करेंगे तो बेस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। पर इससे पहले अगर हम देखें, इसमें हमारा आउटपुट जो VC है वो भी एक्टिवेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो सर्किट होते हैं इनमें आपको एक साइड के पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो VC है इसे हम कांस्टेंट रख देंगे। तो सबसे पहले VC को हम रखते हैं 0। ठीक है, क्योंकि हम इसको जनरली जो वैल्यू है 0 1 2 3 इस तरह से हम इसको लेंगे, तो VC को हम 0 रख देते हैं। 0 रखने की वजह से क्या होगा, अगर हम इसको 0 रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा P और N जंक्शन ही बचता है, जो एक फॉरवर्ड बायस की तरह यहाँ पर काम करेगा। देखो बेस और अमीटर, ये P है, ये P से कनेक्ट है, और यहाँ पर ये N से कनेक्ट है, ये B से कनेक्ट हुआ है और ये N से कनेक्ट होगा, क्योंकि हमने VC को तो अभी 0 कर रखा। तो ऐसे केस में जो P है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, N इसका नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि PN जंक्शन ये एक फॉरवर्ड डायोड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि VBE को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट का नेचर जो होगा वो बिल्कुल PN जंक्शन डायोड जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये हमें VC पर बिल्कुल 0.4 इस तरह से जाता हुआ हमें दिखाई देगा। क्योंकि हमें डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से पता है, तो बहुत ज्यादा इसको हम डेप्थ में यहाँ पर नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना है। ओके, अब नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमने पहला देख लिया VC 0 पे क्या होगा। अब VC को बढ़ा देते हैं, यानी कि इनको क्या रख देते हैं, VCE को हम ग्रेटर देन 0 रख देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 अप टू हम बोलते हैं कि तो हमें कैरेक्टरिस्टिक हमें चेंज होती हुई देखेंगे मिलेगी इसमें। हम बोल देते हैं भाई VC को हम ग्रेटर देन 0 रख देते हैं, क्योंकि हमने जब 0 रखा तो हमने देख लिया क्या होगा, VC को अगर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि हमने इसको रिवर्स बायस कर रखा है, कलेक्टर को हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है, तो ऐसे केस में
जो बेस की इफेक्टिव जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? डिप्लीशन रीजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। डिप्लीशन क्या होगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? आपने रिवर्स बायस कर रखा है ना भाई, पी आपने इसको क्या रखा है, पॉजिटिव का रखा है, तो रिवर्स बायस हुआ। रिवर्स बायस के केस में इसकी जो डिप्लीशन रीजन है कहाँ की, कलेक्टर और बेस के बीच की, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बढ़ने की वजह से बेस का जो इफेक्टिव रीजन है, इफेक्टिव विड्थ है, ये रिड्यूस हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। तो ऐसे में जो बेस करंट होगा इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने इसका रीजन क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, आपने इसके रीजन को आपने ले लिया। अब इस रीजन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं करंट की इक्वेशन बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें करना पड़ेगा कि वीबी को हमें अब इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे अब वीबी को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है कि प्योर इंजेक्शन फॉरवर्ड बायस है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन कम हो जाती है, करंट बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में अगर इसको करना है तो वीबी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब वीबी को इंक्रीज करोगे तो हमें करंट फिर से वही चीज देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में जहां वीसी 0 रखने पर 0.4 पर वैल्यू आ रही थी, तो स्टार्ट हो रहा था, वही वीसी ग्रेटर देन 0 पर वीबीई 0.6 करना पड़ा, यानी कि वीबी की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करते हैं किसकी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब अब यहां पर आउटपुट में क्या कर रहे हैं, VCE को हमें इंक्रीज करना है। जरा देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें, VCE को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा और इसका बिहेवियर हमें IC पे देखना पड़ेगा। IC क्या है मेरा, कलेक्टर करंट, VCE क्या है, कलेक्टर और अमीटर के बीच में अप्लाई वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो जब VC को बढ़ाओगे तो IC हमें क्या देखने को मिलेगा, ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब IB के साथ क्या करें, IB को यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। IB को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। IB को मुझे कांस्टेंट रखना है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि भाई IB क्या होगा, 0। हम 0 से लेके चलते हैं, IB क्या हो गया, 0 हो गया। अगर IB 0 कर दिया आपने, इसका मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी करंट पी एन जंक्शन डायोड के अंदर पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस रीजन में P और N यानी कि बेस और अमीटर के बीच में पास नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो चार्ज को कलेक्टर तक जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, यानी कि कलेक्टर करंट इसमें फ्लो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब इनपुट दोगे ही नहीं तो आउटपुट कैसे मिलेगा भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपने इनपुट दिया ही नहीं तो क्या आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने इनपुट चार्ज आपने दिए ही नहीं तो आउटपुट पे चार्ज आपको देखने को नहीं मिलने वाला। इसका मतलब यहाँ ट्रांजिस्टर एक कट ऑफ रीजन की तरह काम करेगा, कट ऑफ डिवाइस की तरह काम करेगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि कट ऑफ में। ठीक है, ये किसमें, ये कट ऑफ में। ओके, तो IB 0 पर क्या हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, क्या पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अभी हमने क्या रखा है, VC को हमने IB को 0 कर रखा है, हम धीमे 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 IB को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये बाद में बात करेंगे, हम केवल 0 की बात करें। तो हमें क्या पूरी तरह से करंट 0 मिल रहा है IC, नहीं, हमें पूरी तरह से 0 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि भैया ये NPN यानी कि ये NP डायोड एक सेक्शन IP डायोड को बना रहा है, दूसरा भी NP डायोड को बना रहा है, और अगर रिवर्स बायस होता है तो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से हमें यहाँ पे करंट को मिलेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं ट्रांजिस्टर का। कॉमन बेस में बोला था उसको ICBO, जब हमने कॉमन बेस की बात की थी तो वहां पर हमने इसको ICBO बोला था कि भाई अगर रिवर्स बायस होता है तो लीकेज करंट इसमें फ्लो होगा, यानी कि माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। बेस के लिए तो हमने कॉमन बेस के लिए CBO बोल दिया था। यहाँ पर ये क्या है, कॉमन एमीटर है तो हम इसको ICEO बोल देंगे। तो यहाँ पर ये जो ICEO है, ये हमारा एक बहुत ही माइनर सा करंट मिल रहा है, जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से हमको यहाँ पर मिल रहा है, पर कुछ ना कुछ हमें करंट मिल रहा है, 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर, एक बात तो बात हो गई। अब आपने पहले देखा था IB 0 करने से क्या हुआ, अब हम देखेंगे IB को थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। IB को हम इंक्रीज करें, ठीक है, IB को हम थोड़ा सा इंक्रीज करें। तो सबसे पहले हम कट ऑफ रीजन की हमने डिस्कस कर लिया कि कट ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है, अगर आपने इनपुट दिया ही नहीं, यानी कि आपने IB को 0 कर दिया, इसका मतलब ये कट ऑफ मोड में काम करेगा, ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं होगा सिवाय माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। अब आपने करंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि IB को पहले बढ़ाया, कांस्टेंट रखते हैं इसको, 20 माइक्रो एम्पियर किया, इसको 20 माइक्रो एम्पियर करना है। ठीक है, तो इसमें आपने 20 कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, आपने कुछ इक्विवेलेंट चार्ज आपने पास किया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो रीजन जो दिख रहा है आपको, ये जहां पर ये
हाँ, मैं जो वैल्यू दिख रही है उसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। यहाँ जो हमें जो वैल्यूज दिख रही है ये वाली, ये क्या है हमारा एक्टिव रीजन है। ये हमारा क्या एक्टिव रीजन है। क्यों? हमने पहली बात की थी कि हमने एक फॉरवर्ड कर रखा है बेस अमीटर को, वहीं हमने कलेक्टर को रिवर्स कर रखा है, तो ये एक्टिव मोड में काम करता है। तो ये पूरा जो रीजन है ये एक्टिव मोड यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस की तरह काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपने करंट बढ़ाया, यानी कि आपने कुछ चार्ज इंजेक्ट किए, तो जितने चार्ज आपने करेंगे उसके प्रोपोर्शनल में आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। पर आपने जितने अमाउंट में चार्ज दिया होगा, क्या उससे ज्यादा अमाउंट में आप करंट ले पाओगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भैया आपने इक्वलेंट टू 10 चार्ज आपने इंजेक्ट किए थे, तो 10 के आसपास ही आपको चार्ज मिलेंगे। हो सकता है रिकॉम्बिनेशन की वजह से वो कम हो गया, क्योंकि बेस है। ठीक है, बेस में क्या होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करोगे, अगर इलेक्ट्रॉन अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, इफेक्ट नल हो जाएगा, पर ये प्रोबेबिलिटी 5% रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा बेस जो होता है वो ऑलवेज लाइटली डोप्ड रखा जाता है। ठीक है, लाइटली डोप्ड होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन की जो रेट होती है वो थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, 5% मान के चलते हैं इसको, तो बाकी का चार्ज तो जा रहा है, तो जितने चार्ज आप इंजेक्ट करोगे उतने ही इक्विवेलेंट चार्ज आपको आउटपुट पर मिलेंगे। यानी कि एक टाइम के बाद आप वीसी को जितना भी बढ़ाते जाओ, करंट थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने उससे ज्यादा चार्ज तो दिया नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा और चार्ज इंजेक्ट कर, यानी कि अभी 20 था, अब हमने क्या कर दिया इसको 40 कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपका कलेक्टर करंट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव रीजन है। अब आते हैं हम थर्ड रीजन की तरफ, तो एक एक करके देख लेते हैं। भाई कट ऑफ रीजन हमारा डिस्कस हो चुका है, एक्टिव रीजन जो है वो डिस्कस हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं सैचुरेशन रीजन की। इस रीजन में करना क्या पड़ता है, ठीक है, या इस रीजन में काम करने के लिए करना क्या पड़ता है। हम डिवाइस की तरफ चलते हैं वापस। ये रहा, अभी हमने इसको फॉरवर्ड कर रखा था, एक काम करते हैं दोनों को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ये भी क्या हुआ, हमारा फॉरवर्ड हो गया, अपने कलेक्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, एक एक्सेस करंट यानी कि एक्सेसिव करंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत तेज करंट, बहुत तेज करंट इसमें फ्लो होगा। ठीक है, तो जब करंट बहुत सडनली हाई इंक्रीज होगा तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। पर इसके लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड, यानी कलेक्टर को भी आप फॉरवर्ड कर दो और बेस अमीटर को भी फॉरवर्ड रखो, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में काम करना स्टार्ट करेगा, जिसमें वीसीई आप थोड़ा सा भी बढ़ाओगे करंट तुरंत से राइज हो जाएगा, यानी कि थोड़े से वीसी बढ़ाने पे हमारा करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैचुरेशन रीजन। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक इसकी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई फटाफट से लाइक का बटन दबाओ। अब हम बात करने वाले हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन का जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसे बोलते हैं हम बीटा। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। कॉमन बेस का किससे करते हैं, लिख देते हैं थोड़ा सा, कॉमन बेस यानी कि सीबी। सीबी का जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो यहां पर बीटा होगा क्या भाई, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यहां पे आउटपुट करंट क्या है, आईसी है, इनपुट करंट क्या है, आई बी है। तो ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे आई सी अपॉन आई बी। ये बन गया हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर जो हमारा आई बी है, चूंकि लाइटली डोप्ड है हमारा बेस, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो बीटा जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, जबकि अल्फा लेस देन 1 होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है, अभी हमने बात की थी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। बीटा क्या है, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, भाई सिंपल सी बात है, हम ले लेते हैं यहां पर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जो एम्प्लीफिकेटर वो अल्फा था, इसे क्या बोलते हैं हम, आई सी अपॉन आई ई बोलते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आई ई की जो इक्वेशन है हम इसे वो पुट कर देते हैं। आई ई की इक्वेशन क्या होती है, आई सी प्लस आई बी होती है। ओके फाइन, अब यहां पर जो आई सी है वो क्या है, आई सी, भाई पीछे निकाला ना, आई सी अपॉन आई बी। तो यहां पर जो आई सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा आई बी हो जाएगा। फाइन, बस तो ये वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं, बीटा आई बी अपॉन
बीटा आई बी प्लस आई बी। तो यहां से रिलेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। किस तरह से? आई बी को कॉमन ले लो, बीटा प्लस 1 आई बी। तो आई बी से ही आई बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या मिला हमें? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये रिलेशन है कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में और कॉमन बेस कन्फिग्रेशन के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट रिलेशन पर, करंट इक्वेशन। ये क्या होती है? ठीक है भाई, करंट इक्वेशन आईसी, अगर हम सिंपल सी बात देखें तो यहां पर आईसी जो है वो क्या है? बीटा आईबी है। क्या सिर्फ बीटा आईबी से काम चल जाएगा? क्योंकि तो मेजोरिटी चार्जेस की वजह से आ रहा है। हमने अभी एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम रिवर्स बायस रखते हैं या आईबी को जीरो कर देते हैं तो हमें वहां पे एक करंट और देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं लीकेज करंट, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से भी करंट मिलेगा, यानी कि दोनों एडिटिव होंगे। इसका मतलब क्या रखेंगे हम? बीटा आईवी प्लस लीकेज करंट, किसका? कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन जो लीकेज करंट है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो वो टोटल करंट इक्वेशन हमारी बनेगी। ठीक है, पर इस इक्वेशन को हम ड्राइव करने वाले हैं किससे? कॉमन बेस कन्फिग्रेशन की करंट इक्वेशन से। ठीक है, तो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? आईसी इक्वल टू बीटा, सॉरी अल्फा थी वो, अल्फा आई सी, अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ये हमारी करंट इक्वेशन थी कॉमन बेस कन्फिग्रेशन की। इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, आई की इक्वेशन रख देते हैं आई सी प्लस आई बी प्लस आई सी बी ओ। फाइन, तो यहां पर आएगा हमारे पास आई सी माइनस अल्फा आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ। फाइन, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ। फाइन, नाउ आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा आई बी प्लस 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस अल्फा लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं आई सी बी ओ। ओके, अब ये जो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है, ये रिलेशन क्या है? बीटा है। इसकी जगह हम बीटा रख देते हैं, बीटा आई बी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आई सी बी ओ। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? हमने अभी बात की थी, अगर आई बी हमारा जो है वो जीरो हो जाए, इफ आई बी जीरो देन व्हाट? ये करंट जो इक्वेशन है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आई सी इज इक्वल टू आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। और आई बी जीरो होने पे कौन सा करंट मिलता है हमें? लीकेज करंट मिलता है। इसका मतलब ये क्या है? लीकेज करंट है किसका? कॉमन अमीटर का। तो ये जो आईसी है ये चेंज हो जाएगा आई सी ई ओ। ये लीकेज करंट है कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन के लिए, आई सी बी ओ अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से एक रिलेशन आ गया कि अगर आपको कॉमन बेस कन्फिग्रेशन का लीकेज करंट पता है तो क्या हम इससे कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन का लीकेज करंट फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड जो करंट इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? अब आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी ई ओ। ये हमारी हो गई मॉडिफाइड करंट इक्वेशन। ये करंट इक्वेशन किसके निकलाई है? ये करंट इक्वेशन निकली है कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको
अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं।